हेलो माय डियर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ अपेलिया के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सब एज अ बॉटनी स्टूडेंट आप सबको पता होगा कि पेलिया एक ब्रायोफाइटिक प्लांट है और ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स आपको पता ही होंगे, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो स्टूडेंट्स, जो ब्रायोफाइट्स है वो एक क्रिप्टोगेमिक प्लांट है। मतलब ये अपने लाइफ साइकिल के समय में कोई भी टाइप का जो फ्लावर है वो प्रोड्यूस नहीं करता है और इसके अंदर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट होंगे, लेकिन रूट स्टेम लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ये नॉन वस्कुलर प्लांट है एज इट डज नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ अ xylem or a phloem. It is also called as amphibian of a plant kingdom. Why it is called as amphibian of plant kingdom? Because it live in soil but need water for fertilization. हमने ये जनरल कैरेक्टर्स थोड़े जल्दी जल्दी किए हैं क्योंकि ये सब कुछ आप अपने लोअर क्लास में पढ़ के ही आए हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ पेलिया के बारे में। तो बात करें अगर किंगडम की, तो इसका किंगडम जो होता है वो प्लांटी। क्यों? बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ नहीं देख रहे हो, एक पेन और एक नोट लेकर बैठे और साथ साथ में मैं जो बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए, क्योंकि मेरे वीडियो के अंदर आपको कंसेप्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे और मेरे पीपीटी के अंदर जो ये कंसेप्ट है उसकी जो थियोरेटिकल फॉर्म है वो देखने को आपको नहीं मिलेंगी। तो आप नोट्स जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वो देखने के बाद अपनी खुद से नोट्स बनाइए। जो हार्ड वर्ड होंगे वही मेरे पीपीटी में देखने को मिलेंगे और डायग्राम देखने को मिलेंगी। सो जब मैं समझाऊँ तब आप नोट भी साथ में करते जाए समझने के बाद, वीडियो पॉज करके। सो बात करें किंगडम प्लांटी, बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। अगर बात करें हम इसके डिवीज़न की, तो इसके डिवीज़न है ब्रायोफाइट। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट पोजेस ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, बट इट पोजेस रूट स्टेम लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। बात करें क्लास की, तो ब्रायोफाइट अगर को हम देखें तो इसकी थ्री क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर: हिपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा और मस्की, या फिर बोले तो ब्रायोप्सिडा। हमें बात करनी है हिपेटोकॉप्सिडा की। तो इसका जो थैलस जो होता है स्टूडेंट्स, वो डाइक्टोमसली ब्रांच होता है। डाइक्टोमसली ब्रांच मतलब कुछ इस तरह से आपको जो ब्रायोफाइट है वो देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, इसको हम कहेंगे डाइक्टोमसली ब्रांच्ड। और इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो इम्बेडेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थैलस। मतलब आप अपने हैंड को इमेजिन करो कि ये आप एक पेलिया का थैलस है। जो नेल वाला अपर पोर्शन है उसको हम कहेंगे वेंट्रल सरफेस, और जो नेल वाला पोर्शन नहीं है नीचे का उसको हम कहेंगे डोर्सल सरफेस। सो पेलिया में उसी तरह डोर्सल सरफेस के अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं। सो क्लास हिपेटोकॉप्सिडा के लिए आप क्या रीज़न लिखोगे? दैट इट्स थैलस इज डाइक्टोमसली ब्रांच, मतलब ऐसा होगा, एंड इट्स सेक्स ऑर्गन इज इम्बेडेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थैलस। नाउ अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो इसके ऑर्डर है जंगरमेनियल। ब्रायोफाइट के टोटल दो ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, एक है मार्चेंटियल्स और एक है जंगरमेनियल। मार्चेंटियल्स हम कब कहेंगे? जब जब आप सेक्शन लेके स्ट्रक्चर देखोगे तो उसका जो रीजन होगा फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन में डिफ्रेंशिएटेड होगा, तो उसे हम रखेंगे मार्चेंटियल्स में। लेकिन इसका ऑर्डर कौन सा है? इसका ऑर्डर है जंगरमेनियल। मतलब here the region is not differentiated into photosynthetic region and storage region। इसलिए इसको रखेंगे हम ऑर्डर जंगरमेनियल्स में। नाउ अगर हम बात करें इसके सब ऑर्डर की, तो इसके दो सब ऑर्डर है, एक है जंगरमेनियल्स एनेक्रोगाइने और एक है जंगरमेनियल्स एक्रोगाइने। पहले हम बात कर लेते हैं जंगरमेनियल एक्रोगाइने की। सो स्टूडेंट्स, जंगरमेनियल एक्रोगाइने जो है, एक्रोगाइने क्या आपको वर्ड इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एपिकल सेल प्रेजेंट होते हैं। ये थैलस है,
यहाँ पे जो है वाइट, यहाँ पे एपिकल सेल ये है, अज्यूम करने हैं सिर्फ आपको, सच में इस तरह नहीं होते, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, साइंटिफिक डायग्राम नहीं है, आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं है। ये जो है वो है एपिकल सेल, यहाँ के टिप पे एपिकल सेल प्रेजेंट होते हैं। अगर ये जो एपिकल सेल यूटिलाइज हो जाते हैं आर्चिगोनिया को बनने में, इफ़ एपिकल सेल इज यूज्ड, या फिर बोले तो एपिकल सेल इज यूटिलाइज टू फॉर्म आर्चिगोनिया, तो उसे हम रखेंगे जंगरमेनियल एक्रोगाइने में। लेकिन ये एपिकल सेल जो ये एपिकल सेल यहाँ पे टिप पे होते हैं वो यूटिलाइज नहीं होते आर्चिगोनिया बनाने में, तो उससे हम रखेंगे Jungermanials and Acrogyne means here apical cell is not utilized to form archegonia. Where is apical cell is found? Apical cell जो है वो थैलस की टिप पे पाए जाते हैं, यहाँ पे एपिकल सेल हो पाए जाते हैं, और और वो काम में नहीं आते आर्चिगोनिया फॉर्म करने के लिए, इसीलिए हम इसको रखेंगे जंगरमेनी सब ऑर्डर जंगरमेनियल्स एनेक्रोगाइने, या फिर बोले तो मैडजर। बात करिए अगर इसकी हम सब ऑर्डर की फैमिली की, तो इसकी फैमिली जो है वो पेलिएसी है। क्यों फैमिली पेलिएसी है? क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है, और बिकॉज दैट स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सिट्टा एंड कैप्सूल बियर बेजल इलेटोफोर। ये जब आगे जाके आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे डिटेल में तब आपको ये बात समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर कैरेक्टर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बात करें स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ है पेलिया स्पीशीज़ की क्या खास बात है कि इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं वो जर्मिनेट, कैप्सूल के अंदर ही थोड़े थोड़े जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब स्पोर जर्मिनेट इनसाइड कैप्सूल। तो ये तो बात हो गई सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। क्लासीफाई विद रीजन क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन ही लिखा है, रीज़न आपको साथ साथ में नोट्स के फॉर्म में बनाते जाने हैं। अब अगर बात करें हम इसके हैबिटेट या फिर हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अगर बात करें हैबिटेट की तो ये हमेशा जहाँ पे पानी वाला जो डैम्प मॉइस्ट वाला कंडीशन होगा वहाँ पे ये मॉइस्टली हैबिटेट में पाया जाएगा। चाहे वो रिवर की साइड ले लो, या फिर झरने की साइड ले लो, या फिर हॉट वाटर स्प्रिंग के आसपास मिलेगा, गीली लकड़ी में मिलेगा, कभी कभी पानी के अंदर भी मिलेगा। पानी के अंदर मिलेगा मतलब उसको हम एक्वेटिक कहेंगे, वो स्टेराइल होंगे, मतलब उसकी जनरेशन आगे नहीं देखने को मिलेंगी, और कभी कभी ही वो गीले पत्थरों पे देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल 4 स्पीशीज़ जो है पेलिया की वो इंडिया में फाउंड है। फर्स्ट वन इज़ पेलिया एपिफाइला, सेकंड वन इज़ पेलिया नेसियाना, थर्ड वन इज़ पेलिया कैल्सिनिया, और फोर्थ वन इज़ पेलिया एंडोविफोलिया। सो पेलिया एपिफाइला जो है वो पाई जाती है सिक्किम और ईस्टर्न हिमालयाज़ में। पेलिया नेसियाना और पेलिया कैल्सिनिया जो है वो ईस्टर्न हिमालय, डलहाउस और सिमलाइट में पाई जाती है, और इसकी हाइट 5000 to 8000 फीट की हाइट पे पाई जाती है। और पेलिया एंडोविफोलिया है वो वेस्टर्न हिमालयस में पाई जाती है। नाउ अगर बात करें हम इसके थैलस के स्ट्रक्चर की, तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसका थैलस जो है वो बहुत ही सिंपल है और डोर्सिवेंट्रल है और डाइक्टोमसली ब्रांच है, मतलब ये 2 लोब यहाँ पे बन रहे हैं। नाउ अगर इसके थैलस की बात करें तो एक ग्रीन कलर का होता है, फ्लैट होता है यानी चपटा होता है, और बाइलोब्ड होता है, मतलब इसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, 2 लोब पाए जाते हैं। और हमेशा ये दोनों लोब होते हैं वो इरेग्युलर होते हैं। क्यों इरेग्युलर होते हैं? क्योंकि एक लोब है वो दूसरे लोब को ओवरलैप करता है। सो थैलस ऑलवेज शो अ लोब एंड दिस लोब इज ऑलवेज इरेग्युलर बिकॉज वन ऑफ द लोब इज ओवरलैप्ड बाय अनदर लोब। सो स्टूडेंट्स ये इसकी जो मार्जिन होती है वो सीनस यानी वेवी होती है। सीनस का स्पेलिंग होता है SINOUS। इसकी जो मार्जिन होती है इट्स मार्जिन इज अ सीनस यानी कि वेवी। सो स्टूडेंट्स इसकी जो पेरीफेरी यानी कि ये स्टार्टिंग पोर्शन है इसको हम कहेंगे पेरीफेरी, वो हमेशा थिन होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल पोर्शन। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो मिड रिप है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये देखो यहाँ से मिड रिप स्टार्ट होती है और आगे जाके वो दो लोब में डिवाइड हो जाती है, इसलिए जो मिडल पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा होता है और ये जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो छोटा होता है। सो पेरीफेरी ऑफ लीफ इज थिन एज कम्पेयर टू द सेंट्रल पोर्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिड रिप। नाउ अगर बात करें इसके वेंट्रल सरफेस की, तो स्टूडेंट्स इसके वेंट्रल सरफेस के ऑलवेज इट्स वेंट्रल सरफेस ऑलवेज शो अ राइजोड। ये राइजोड है यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं वो, और ये राइजोड जो होते हैं वो स्मूथ होल्ड होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड एब्सेंट होते हैं, और राइजोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बिलो द मिड रिप। ये डोर्सल सरफेस है, मतलब जस्ट मिड रिप के एग्जैक्ट के नीचे ही आपको राइजोड देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो एपिकल सेल है वो आर्चिगोनिया बनाने के में काम नहीं आते। सो ये हो गया हमारा थैलस स्ट्रक्चर ऑफ पेलिया। अगर रिवाइज करें तो इसका थैलस इज अ सिंपल डोर्सिवेंट्रल एंड डायटोमसली ब्रांच्ड। द थैलस इज ऑलवेज ग्रीन, फ्लैट एंड बाइलोब्ड. Margin of thallus is sinus or sinus. Thallus always show a lobe, and this lobe is always irregular because one lobe is overlapped by another lobe. Periphery of leaf is thin as compared to its central portion due to presence of midrib. Ventral side always show a rhizode just below the midrib. Tuberculate rhizode is absent, and the rhizode which is present is always a smooth walled and unicellular. In each lobe, apical cell is found, but it is not utilized to form archegonia. तो ये हमने जो थैलस का स्ट्रक्चर है वो डिटेल में पढ़ भी लिया और थोड़ा थोड़ा वापस से एक बार रिवाइज भी कर लिया। नाउ हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेलिया की। सो स्टूडेंट अगर हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेलिया तो हनीकॉम्ब मैनर में हमें देखने को मिलेगा। अगर आप इसके जो स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको मधुमक्खी का छत्ता देखने को, मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसा आपको ये देखने को मिलेगा। सो आप लिख सकते हो अपनी नोट्स में पहला सेंटेंस कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेलिया इज अरेंज्ड इन अ हनीकॉम्ब मैनर। अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर में तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो वेरी सिंपल है, इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, और ये एक जैसे यूनिफॉर्मली कंपोज्ड ऑफ अ पेरेंकाइमेटस सेल। ये जो सेल है वो पेरेंकाइमा के सेल, एक जैसे पेरेंकाइमेटस सेल से बना है, और इसका जो रीजन है वो फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन में डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है। और इसकी जो ये अपर एपिडर्मिस है, ये वाली जो है वो अपर एपिडर्मिस है, उसमें कभी कभी इंटरप्ट होती है, कभी कभी कुछ सेल्स है जिसे हम कहेंगे ओस्टियोल्स। और इसके थैलस के अंदर किस इन सम स्पीशीज स्टोमेटा इज प्रेजेंट वाइल इन सम स्पीशीज स्टोमेटा इज एब्सेंट। अगर बात करें पेरेंकाइमेटस सेल की तो वो क्या करते हैं, अरेंज्ड एंड इंटरटिंगल्ड मैनर, मतलब एक आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और इसकी जो अपर एपिडर्मिस है उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें लोअर एपिडर्मिस की तो इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टार्च ग्रेन या फिर ऑयल देखने को मिलता है। अगर बात करिए थिक वॉल्ड सेल की तो ये जो थिक वॉल्ड सेल है वो कलरफुल होते हैं, येलो या फिर ब्राउन कलर के होते हैं। और जो ऊपर की एपिडर्मिस जो है इसको हम कहेंगे एपिडर्मिस, कलर चेंज कर लेते हैं। एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड होती है, और ये जो बीच वाली पेरेंकाइमेटस लेयर है, दिस इज अ पेरेंकाइमेटस सेल्स, वो मल्टी लेयर्ड होती है। तो चलिए हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ पेलिया। सो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेलिया इज वेरी सिंपल. It is uniformly composed of parenchymatous cell without any differentiated into photosynthetic region and storage region.
upper epidermis is interrupted by some cell, small pore called as osteoles. Upper epidermis has abundant chloroplast, while lower epidermis has lack chloroplast. That is, in lower epidermis, chloroplast is absent. At place of chloroplast, in lower epidermis contain starch grain and oil. Lower epidermis give rhizoid in a midrib region. Now, epidermis is a single-layered, parenchymatous tissue is a multi-layered. In internal structure of palea, scale is absent, and in internal structure of palea, no intercellular space is seen in parenchymatous tissue. So this tissue is compactly arranged in a honeycomb manner. So ये हो गई बात अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैलिया की. अब हम बात करेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन इन पैलिया. नाउ अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो इसमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं. एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब उसके कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से जो है उसका नया प्लांट का थैलस बने उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. उसमें सबसे पहला है एडवेंटिशियस ब्रांच. तो देखो ये हमारा थैलस है. अब सबसे पहला है एडवेंटिशियस ब्रांच. तो एडवेंटिशियस ब्रांच के लिए हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं. तो इसमें क्या होता है, या तो अपर सरफेस या फिर डोर्सल सरफेस से, अपर सरफेस की मार्जिन से या फिर डोर्सल सरफेस की मार्जिन से एक ब्रांच निकल आती है. और ये ब्रांच निकलने के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला वो डिके हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है. बाद में ये जो ब्रांच है वो इस थैलस से सेपरेट हो जाती है. और सेपरेट हो जाने के बाद ये जो ब्रांच है वो एक इंडिविजुअल थैलस, एक नया थैलस बनाती है. तो इसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस ब्रांच. तो ये हमें पाई जाती है पैलिया एंडोविफोलिया में. सो यहाँ पे क्या होता है, दिस अराइज फ्रॉम सरफेस ऑफ अ थैलस और द मार्जिन और डोर्सल सरफेस. Eventually, this branch separates from parent thallus by decay of a connecting tissue. On separating, each branch grows as an independent plant. और इसे ही, इस ब्रांच को ही हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस ब्रांच. नाउ हम बात करते हैं अब फ्रेगमेंटेशन के. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका पैलिया है. ये अपर पोर्शन से ग्रो करता जाता है और लोअर पोर्शन, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो डेथ और डिके हो जाता है, ये सड़ता जाता है. अब एक टाइम ऐसा आएगा जो ये पूरा थैलस यहाँ से सड़ जाएगा. तो ये अपने जो पेरेंट थैलस है उससे डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा, अलग हो जाएगा. नाउ ये थैलस है वो फिर से एक इंडिविजुअल थैलस की तरह ग्रो करेगा. सो द सेल्स इन बेजल्स और ओल्डर रीजन ऑफ थैलस डाई, disintegrate, lead to separation of lobe or fragment separate from parent thallus. Each fragment by apical growth and branching develops into independent or individual thallus. ये ऐसा भी हो सकता है, देखो इस तरह से हो गया मतलब. और फिर ये दोनों लोब जो है, दोनों थैलस जो है वो अलग हो गए और एक एक लोब, यानी कि एक एक जो लोब अलग हुए वो एज अ इंडिविजुअल थैलस फॉर्म कर बन जाएगा न्यू थैलस. नाउ हम बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में. सो रीजनरेशन इज डिस्कवर्ड बाय कैवर्स एंड क्रे. रुको वो लिख देता हूँ मैं आपको. रीजनरेशन इन पेलिया इज डिस्कवर्ड बाय कैवर्स एंड क्रे. इसमें क्या होता है आप सबको पता है. रीजनरेशन तो आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो. ये पेलिया की स्पीशीज है. इसका एक कोई भी एक टुकड़ा ले लिया, उसे हमने लेबोरेटरी में प्रॉपर कंडीशन दे के ग्रो किया और वो ग्रो हो गया एज अ इंडिविजुअल थैलस. तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने बात की अबाउट थैलस
सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ पेलिया, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ पेलिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेलिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पेलिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पेलिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पेलिया।